हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने अभी इससे पहले की वीडियोस देखी होगी, जो कि एमबीए के सेमेस्टर 1 में आपको मैनेजमेंट एंड फंक्शन का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर है ऑर्गेनाइजिंग। तो हम आज ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले की अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, तो आप जाके सबसे पहले वो वीडियोस देखिए, देन इस पर मूव ऑन कीजिए। एंड बाकी हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि मेरा नाम नेहा है एंड मैं आपके लिए इस चैनल पर एमबीए से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए वीडियो बनाकर डालना शुरू कर रही हूँ। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो मेक श्योर अभी तक आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल इट इन्वॉल्व्स। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है पीपल ऑफ ग्रुप का, जो कि एक साथ काम करती है किसी भी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ओके, मतलब किसी भी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल है साथ में जो काम करते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ओके गाइज, और इसका अगर हम देखें कि इसका पर्पस क्या होता है, जैसे क्लीन मिशन होता है, एक विज़न होता है, एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है। इनका एक मिशन है और एक देखने का तरीका है और इनका एक उद्देश्य है, उसको इनको कंप्लीट करना होता है, टारगेट को कंप्लीट करना होता है। ये पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, एंड यहाँ पर पीपल साथ में काम करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पर जो भी ग्रुप है उनके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स दिया जाता है, उनका रिलेशनशिप बनाया जाता है जिससे कि वो उस गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सके। और जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजिकल हो गया या फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, तो उन सबको साथ में लाकर अपने गोल को अचीव करना, ये ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड क्या डेफिनेशन रहने वाली है ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमने वो यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में आपके बिजनेसेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट्स आ जाती है। इनफॉर्मल में लाइक सोशल क्लब्स या कम्युनिटी या फिर कोई भी ग्रुप हो गया, तो वो इनफॉर्मल में आ जाते हैं। इफेक्टिवली organization enable people to work together efficiently, achieve a goal and adapt to changing environment। ठीक है गाइस, ये हमारे दो टाइप के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हो चुके। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या दिया गया है, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग वर्क। ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग वर्क में क्या फ़र्क है, तो ऑर्गेनाइजिंग में देखिए सबसे पहले है डिवाइडिंग वर्क, किसी भी काम को टुकड़ों में बांटना और जो भी हमारा ग्रुप है उनके इंडिविजुअल पर्सन को देना। तो ये अब आपका हो गया डिवाइडिंग अ वर्क। अगर हम जो काम है उसको छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और उनको अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन को दे देंगे तो वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, एफिशिएंटली होगा और कोई वेस्टेज भी नहीं होगी। असाइनिंग टास्क, अगर आप जब काम बांट रहे हो उसके बाद आप असाइन करेंगे उसको कि आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एम्प्लॉय को देनी है, कौन पर्सन जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। जैसे सेल का बंदा सेल ही देख सकता है, वो अकाउंट्स नहीं कर सकता। अकाउंट्स में अगर कोई बंदा है तो वो अकाउंट्स ही हैंडल करेगा, परचेज का इंसान परचेज ही हैंडल करेगा। तो ये आपका हो गया असाइनिंग ऑफ वर्क। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स, जो भी आपने काम दिया है, जिस भी डिपार्टमेंट को दिया है या फिर जिस भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दिया है उसके साथ आपको कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ेगा, बातचीत करके रखनी पड़ेगी कि उस काम को कैसे किया जाना है और कैसे किया जा रहा है। ओके गाइस, ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग में जो भी इन्वॉल्व होते हैं मेन पॉइंट्स। अब एनालाइजिंग वर्क में क्या क्या इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाइंग टास्क, कि जो भी हमें काम करना है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा काम करना है। डिटरमाइनिंग व्हाट नीड टू बी डन, कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, पहले आप उसको पहचानिए। फिर है सेकंड पॉइंट, इवैल्यूएटिंग वर्क, असाइनिंग एफिशिएंटली, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको काम जो है अच्छे तरीके से एफिशिएंटली, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, इवैल्यूएट करना है आगे। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है इम्प्रूविंग प्रोसेसेस, मतलब स्ट्रीमिंग वर्कफोर्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट, मतलब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट होता है उसको आपको यहाँ पर रोकना है एंड वर्क फोर्स को अच्छी तरीके से काम पे लगाना है। ओके गाइस,
इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग वर्क ऑर्गेनाइजिंग क्या है। अगर ये दोनों काम एक साथ में हम करते हैं तो क्या होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंक्रीज होगी एफिशिएंसी, मतलब कम वेस्ट होगा और कम से कम टाइम में आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। इनहेंस होगी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी आपका आउटकम है वो ज़्यादा आएगा। इम्प्रूव होगी क्वालिटी, जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी, वो ज़्यादा निखर के आएगी, ठीक है। रिड्यूस होगी कॉस्ट, जो उस मटेरियल को बनाने में, अगर मैं कुछ मटेरियल बना रही हूँ, अगर वो 10 रुपये का बन रहा है, तो अगर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, ज़्यादा एफिशिएंटली उसको इंक्रीज़ करूँगी, तो क्या होगा, आपका जो रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट। जैसे 10 पे बन रहा था, अगर मैं बहुत ध्यान दे के काम करूँगी, वेस्टेज नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, अब वो 9 रुपये पे आ जाएगा, तो 1 रुपये की हमारे वहाँ क्या हुई, बचत हुई, तो रिड्यूस हो रहा है कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग वर्क, कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या क्या है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, तो सबसे पहला आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जहाँ की फोकस किया जाता है किसी भी काम को ब्रेक करने में एंड इनटू अ स्मॉल यूनिट। इसका मतलब जो भी आपका काम है उसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट में बांटना, एंड उसके बाद उनको जो भी वर्कफोर्स है जो जिस काम को कर सकती है उनके अंदर बांटना और ऑप्टिमाइज़ करना, उनको देखना कि कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे आपका फर्स्ट रूल में आ जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में। अब सेकेंड अप्रोच अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, जिसमें क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जो भी आपका प्रिंसिपल है, जो भी आपके रूल है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ठीक से लेके चलना, ये आपको ये बताता है। एंड थर्ड आता है ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको उनकी ग्रोथ के बारे में सोचना है, आपको उनके विकास के बारे में सोचना है, उनकी जो भी क्रिएटिविटी है उनको बढ़ाना है, उनकी जो भी ज़रूरत है उनको बढ़ाना है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा। एम्प्लॉय की जो भी डेवलपमेंट है उनको करना है, उनको सपोर्ट करना है, जो भी वो चाहते हैं, मतलब जो भी जिस भी तरीके से वो काम करना चाहते हैं, हाँ। और ह्यूमन रिसोर्सेज का जो भी डेवलपमेंट है, उनकी ग्रोथ है, उस पर हमको अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा। अब नेक्स्ट आता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को एक साथ देखना, ठीक है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, उन दोनों को एक साथ देखना। जैसे कि मैनेजर जो होता है ना, वो होल स्टिक को, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से दिखता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो होल सिस्टम क्यों ना हो, वो सबको एक नज़रिए से देखता है। कि मतलब उसका पर्पस ये होता है कि जो भी आपकी कंपनी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। यह आपका सिस्टम अप्रोच में आ जाता है कि व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सिस्टम की तरह देखना, उस पर फोकस करना, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टीजेंसी अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है, तो बेसिकली ये बेस होता है मेथड पर और बिहेवियर पर। किसी भी एक सिचुएशन में हो सकता है आपने जो भी डिसीज़न लिया है अपने ग्रुप के साथ, जो भी डिसीजन बनाया है, जो भी प्लान बनाया है, हो सकता है वो एक बार में फेल हो, लेकिन हो सकता है कि वो एक बार पास भी हो जाए। तो आपको हर सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है ये उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है फेल भी हो सकता है या पास भी हो सकता है, उस चीज़ के अंदर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको ये सोच के चलना है, अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको ट्राई करके चलना है कि आप उसमें और अच्छा क्या करें जिससे कि आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, ना कि ये सोचे कि आप इसको हमें कंपनी को ही बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्टीजेंसी अप्रोच में आपको ये बताया जाता है। और इस सारे जो अप्रोचेस है ना, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके काम को किस तरीके से करना है ये बताता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वर्क इम्प्रूवमेंट एंड मेजरमेंट। कि वर्क इम्प्रूवमेंट क्या है एंड मेजरमेंट क्या है। तो वर्क इम्प्रूवमेंट क्या होता है, वर्क इम्प्रूवमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, ये सिर्फ वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाना नहीं होता, लेकिन ऑल्सो इम्प्रूव अ ह्यूमन कम्फर्ट। ये ह्यूमन का जो कम्फर्ट है उसको और उसके सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ाता है। दिस इज़ ऑल्सो नो एज अ ह्यूमन इंजीनियरिंग। मतलब कि जो भी ह्यूमन है उसका जो कंफर्ट है, उसकी जो सेफ्टी है, उसका जो सेटिस्फेक्शन है, ये उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है।
जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, कि जो भी एम्प्लॉय है उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी एरिया है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। वर्क फोर्स के लिए उनका जो एरिया है उनमें सेफ्टी बढ़ाई जाए, उस पर कंफर्ट थोड़ा बढ़ाया जाए, ठीक है। एंड उसके अलावा सेट अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, अगर आपका जो भी एम्प्लॉय है अगर उसके लिए कोई गोल नहीं होगा, उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो उसके लिए कोई क्लियर टारगेट नहीं है, तो उसको नहीं पता कि अब वो कैसे उसको करना क्या है, तो उसको जब पता ही नहीं उसे करना क्या है तो वो टारगेट कैसे अचीव करेगा ना। तो यहाँ पर सेट गोल होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए जो कि उस एम्प्लॉय को दिया जाए। उसके बाद इम्प्लीमेंट चेंजेस, इंट्रोड्यूस न्यू मेथड, टूल्स और प्रोसेस। जो भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है, अगर आपको उसके काम में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है तो आपको जो भी मार्केट में न्यू मेथड्स आ रहे हैं या कोई टूल आ रहा है, कोई मशीन आ रही है, कोई प्रोसेस आ रहा है, तो वो आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, जिससे कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और जैसे सेकंड वाले उसमें क्या था कि आप गोल को सेट कर दीजिए। अगर आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, आपके एम्प्लॉयज़ को करना क्या है, तो उनके वर्क में इम्प्रूवमेंट आएगी। मॉनिटर एंड इवेल्युएट, आपके जो भी एम्प्लॉय हैं जो वो काम कर रहे हैं उसको तरीके से मॉनिटर कीजिए, जिससे कि आज में जितना उन्होंने काम किया कल वो उससे ज़्यादा कर सके, तो आपको उनको मॉनिटर करके रखना है। एंड इसके बाद आता है वर्क मेजरमेंट, कि वर्क को मेज़र कैसे किया जाता है। वर्क इम्प्रूवमेंट का मतलब तो हो गया अपने काम में वृद्धि कैसे लेके आएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और इम्प्रूव कैसे करें, अच्छी तरीके से कैसे करें। अब वर्क मेजरमेंट में आ जाता है कि वर्क को कैसे मेजर करना है, मतलब कैसे मेजर करना है। तो वर्क मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, ये एक प्रोसेस है किसी भी चीज़ को देखने का, उसको जानने का। द टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट, कि जो टाइम उसको दिया गया है वो उसमें कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो भी हमारा स्पेसिफिक टास्क एक्टिविटी है इसमें इन्वॉल्व होता है सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, इवेल्युएट करना, टाइम स्पेंड होना टास्क की, एक काम पर कितना टाइम स्पेंड हो रहा है। टाइम को स्टडी करिए कि किस काम में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक बिल बनाने के लिए आप 10 मिनट लगा रहे हैं, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, उस टाइम को स्टडी करेंगे कि अगर आपको 10 मिनट लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या पता उसको प्राइस ना मिल रहा हो कि उसको किस प्राइस से बिल बनाना है, या उसको नहीं पता कि भी कौन सा स्टॉक हमें यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर उसके पास सारी डिटेल पहले से होगी तो वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाएगा, मेज़र कर पाएगा। वर्क सैम्पलिंग, ऑब्जर्व वर्क पैटर्न एक्टिविटी, जो भी आपका काम है उसे ऑब्जर्व कीजिए, उस एक्टिविटी को एक पैटर्न में लेके आइए। मेथड स्टडी, यानी कि एग्जामिन वर्कफोर्स एंड प्रोसेस, जो भी आपकी वर्कफोर्स है उसको एग्जामिन करिए और उसको आगे प्रोसेस में लेके आइए। वर्क मेजरमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग को ऑप्टिमाइज कराने के लिए, वर्कफोर्स रिड्यूस करता है वेस्ट एंड इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी। ओके गाइज, मतलब कि फर्स्ट में हो गया आपका कि काम को और इम्प्रूव कैसे करना है। सेकंड में आपने उस काम को मेजर करा कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आप उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है। अब हम बात करें कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हो सकता है एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो आप डिफरेंस पे पढ़ के जाइएगा। इसका सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वर्क इम्प्रूवमेंट। इसका पर्पस क्या होता है, किसी भी काम को आइडेंटिफाई करना, इम्प्लीमेंट करना, चेंज टू इम्प्रूव वर्कफोर्स प्रोग्रेस एंड टास्क। एंड वर्क मेजरमेंट में डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क एंड एक्टिविटी, किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है यह हम मेजर करते हैं। फोकस, वर्क इम्प्रूवमेंट में देखिए फोकस किस पे होता है, इम्प्रूविंग करना, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ाना। और यहाँ पर वर्क मेजरमेंट में फोकस किस पे होता है, एनालाइज करना, मेज़र करना, वर्क टाइम टू स्टेबलाइज स्टैंडर्ड। अप्रोचेस क्या है, वर्क इम्प्रूवमेंट में सिस्टमैटिक एनालाइज एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ चेंजेस। एंड वर्क मेजरमेंट में सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, रिकॉर्ड होता है, इवेल्युएट होता है काम को, ठीक है। एंड आउटकम क्या होता है, वर्क इम्प्रूवमेंट में आपका आउटकम क्या आएगा, इम्प्रूव होगी आपकी वर्कफोर्स, इंक्रीज होगी आपकी प्रोडक्टिविटी और बेटर होगा आउटकम। एंड वर्क मेजरमेंट में क्या है कि इम्प्रूव होगी प्लानिंग एंड शेड्यूल, जो भी आप प्लान करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, जो भी शेड्यूल आप बनाएंगे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। एंड मेथड कौन से यूज़ किए जाते हैं दोनों के अंदर, वर्क इम्प्रूवमेंट के अंदर होता है आइडेंटिफाई करना एरिया को, एम्प्लॉय के बीच में बांटना और सोल्यूशन निकालना।
एंड वर्क मेजरमेंट में क्या होता है, टाइम को स्टडी करना, स्पेलिंग करना, मेथड स्टडी करना, ठीक है, सैम्पलिंग एंड मेथड स्टडी। एंड इसका गोल क्या होता है, वर्क इम्प्रूवमेंट का अचीव करना, बेटर आउटकम और मिनिमम परफॉर्मेंस, कम से कम परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा आउटकम अचीव करना। एंड वर्क मेजरमेंट में क्या होता है, ऑप्टिमाइज करना वर्कफोर्स को, रिड्यूस करना वेस्ट को एंड इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड मोशन स्टडी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती है।